Respected Principal Dr. Ehsanul Haq Sir, Vice Principal, and my dear teachers, I welcome you all to the CBSE in-house training on the topic Basic in Accountancy. The training today will be taken by a senior teacher, Mr. Sadul Hassan. Please welcome him with a huge round of applause for the training. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Respected Principal Sir, Dr. Ehsanul Haq, respected Vice Principal Sir, Mr. Imtiaz Alam, and my dear teachers. I am very proud to take CBSE in-house training. The topic name Basic in Accountancy. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. टॉपिक का नाम है बेसिक इन अकाउंटेंसी. अगर ये टॉपिक को हम लोग देखें तो टॉपिक पे लिखा अकाउंटेंसी. हम टीचर्स हैं, हम साइंस पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं और कॉमर्स पढ़ाते हैं. अगर ये टर्म को हम देखें अकाउंटेंसी तो बेसिकली हम लोग के माइंड में आता है कि ये कॉमर्स का टर्म है. अब बीइंग अ टीचर्स मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि ये कॉमर्स का टर्म नहीं है. 100% ये कॉमर्स का भी टर्म है और कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं कि बहुत इंटरेस्ट लेकर के ये टॉपिक को पढ़ते हैं और एज अ सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है अकाउंटेंसी. बट टर्म अकाउंटेंसी, ये जो अकाउंटेंसी टर्म है आज हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग करने में जा रहे हैं और ये टर्म को एज अ सब्जेक्ट हम लोग बेसिकली जानने की कोशिश नहीं करेंगे. हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि डे टू डे एक्टिविटी को पूरा करने के लिए अकाउंटेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है. अगर मैं बोलूं डे टू डे एक्टिविटी करना तो आप यहां पर एक डिसाइड कर लें कि जो डे टू डे एक्टिविटी होंगे वो रिलेटेड होंगे फाइनेंस से, इन द सेंस मनी. और हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए ह्यूमन लाइफ के लिए पैसे का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. अगर किसी के लाइफ में पैसा ना हो और वो कोई भी काम करे और उसे इनकम अर्न ना हो या फिर प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो कोई भी काम को नहीं करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टर्म को और समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम से हट करके अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है. अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक छोटा सा स्टोरी मैं बताऊंगा. जब मैं छोटा था तो मैं अपने घर में अकाउंटेंसी देखता था. अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि घर पे अकाउंटेंसी देखना ये क्या है, ये कहां से आया. तो बेसिकली उस टाइम जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होता है. और मैं देखता था मेरे जो अंकल थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में. वो जेवियर्स में एज अ टीचर पढ़ाते थे और वो अपना सैलरी ला करके आंटी को देते. आंटी क्या करती थी, वो पैसे को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करती थी. आप लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो मेरी सैलरी फिक्स होती है और उसी सैलरी को हमको 1 मंथ तक यूज करना है डूइंग अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो रिलेटेड पैसे से है, जो रिलेटेड फाइनेंस से है, उसके लिए मेरी आंटी करती ये थी, पहले एक कॉपी लेती थी और वहां पे जो खर्चे होते थे लाइक जनरल स्टोर में से बहुत सारे सामान लाने होते थे, उसके लिए वो एक पेपर लेकर के सारे मैनेज करती थी क्या क्या एक मंथ के अंदर लाना है. उसके बाद उनकी 2 बेटी हैं, दोनों बेटी का फी पे करना है, स्कूल फी, ट्यूशन फी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारा मेंटेन रखती थी. उसके बाद कुछ पॉलिसी वो ले ली, वो पॉलिसी का अमाउंट को भी पे करती और हर मंथ में वो कुछ अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करती. तो ये सब जो सारा टास्क को परफॉर्म करती थी, ये सारा अकाउंटेंसी है. जो जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने कोर्स किया अकाउंटेंसी, जब मैं कॉमर्स ज्वाइन किया, जब मैं 10th क्लास गया तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया ये सब सारा एक्टिविटी अकाउंटेंसी में है. तब मैं जाना चाहिए इसको अकाउंटेंसी बोलते. जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था अच्छा ये फाइनेंस बिजनेस नहीं है, लेकिन ये फाइनेंस है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है. जब मैं क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन किया तो वहां पर समझा ये एक्चुअल में अकाउंटेंसी. तो अब कंप्यूटर फाइन
हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इन अकाउंटेंसी और फर्स्ट स्लाइड को देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने टॉपिक लिखा था अकाउंटेंसी और यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया बिजनेस। अगर हमें अकाउंटेंसी जानना है, अच्छे से समझना है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमको लगता है कि हम लोग जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हम लोग सारे प्रोफेशन में हैं एज ए टीचर, लेकिन हम लोग बिजनेस को जानते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम को पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, आर्ट्स पढ़ाते हो या कॉमर्स पढ़ाते हो, वो बिजनेस को हम लोग सभी को ही जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज बिजनेस। आप देख पा रहे हो मैंने स्लाइड में लिखा है द टर्म बिजनेस इज राइट फ्रॉम द वर्ड बिजी, मींस बीइंग बिजी। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए बिजनेस को, तो बिजनेस का मीनिंग सिंपल सा है, बिजी रहना। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअस बिजी है किसी भी काम को परफॉर्म करने में, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, उससे वो इनकम अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो बिजनेस कहलाता है। ये नॉर्मल है। उसके बाद आप आगे देखोगे मैंने लिखा है बिजनेस refers to any occupation in which people engage in an activity with a way of earning profit. बिजनेस कोई भी काम हो सकता है जिसमें जो लोग होंगे वो कंटिन्यूअस बिजी रहेंगे और उनका जो मेन व्यू होगा वो होगा प्रॉफिट कमाना। अब यहाँ एक कमाया प्रॉफिट, अगर नॉर्मल बोला जाए प्रॉफिट के बारे में, तो मेरा मोबाइल अगर हो, मैं उसे सेल करता हूँ, मैंने मोबाइल परचेज किया 1 लाख रुपए में, मैं उसे सेल करता हूँ 1,05,000 रुपए में, तो 5,000 का प्रॉफिट है। आर यू एग्री विद मी? यस सर। अगर मैं कहूँ कि ये प्रॉफिट नहीं है, तो क्या आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हो? नो। मैं कहता हूँ कि ये प्रॉफिट नहीं है, चलिए प्रूव करते हैं ये प्रॉफिट कैसे नहीं। इट इज अ गेन नॉट अ प्रॉफिट। अब स्टार्ट करते हैं कि गेन कैसे हुआ सर। मैंने 1 लाख के सामान को 1,05,000 में सेल किया, इट इज अ प्रॉफिट, 5,000 इज अ प्रॉफिट। आप कह रहे हो कि प्रॉफिट नहीं है, गेन है। एग्जांपल से समझते हैं, मुझे एक मोबाइल परचेज करना है, मैं शॉप जाऊं, मोबाइल के शॉप, वहां से मैं मोबाइल परचेज करता हूं, उसका प्राइस है 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो सोल्ड करने का टाइम आया, वो शॉपकीपर ने मुझे बेचा 1,05,000 रुपए, 5,000 इज अ प्रॉफिट। रीजन ये है कि बिजनेस अगर कोई वो बिजनेस है उसका, वो मोबाइल सेल करना ही उसका बिजनेस है, इट इज अ ऑक्यूपेशन, उसका बिजनेस ही है मोबाइल को सेल करना। अब मैंने दुकान जाकर के वो मोबाइल को परचेज किया है तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन वही चीज हो, अगर मेरे पास मोबाइल हो और मैं अपने मोबाइल को सेल करता हूं, इट इज नॉट अ बिजनेस, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मे बी कुछ कंडीशन अप्लाई हुआ और मैंने अपने मोबाइल को सेल कर दिया, उससे मैं 5,000 रुपए कमा भी लेता हूं, बट ये प्रॉफिट में काउंट नहीं हो। इट इज सिंपल कॉल्ड गेन। सिमिलर है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर किसी का प्रोफेशन ही वही हो, किसी का बिजनेस ही वही हो, किसी का ऑक्यूपेशन ही वही हो, मोबाइल सेल करना, तो उससे उसको प्रॉफिट ही हो। लेकिन किसी का अगर ऑक्यूपेशन नहीं है ये काम करना, फिर भी वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे हो रहा है वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका गेन। नेक्स्ट, बिजनेस को और अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग बिजनेस को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अकाउंटेंसी को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और अकाउंटेंसी मैंने आपको बताया डे टू डे एक्टिविटी व्हिच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। अगर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बिजनेस क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने आगे क्या लिखा है, the activities which are production or purchase of goods or sale or exchange of goods to satisfy the needs of others। बिजनेस का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का मीनिंग सभी को क्लियर होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाना, प्रोडक्ट को बनाना। अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं इट इज अ बिजनेस। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, अगर किसी चीज को मैंने परचेज किया, लाइक रिटेलर शॉप ने होलसेल रेट में होलसेलर से कुछ गुड्स परचेज किए, इट इज अ बिजनेस।
फर्दर वो गुड्स को सोल्ड करेंगे कस्टमर को। होलसेलर ने गुड्स सोल्ड किया रिटेलर को, रिटेलर ने सोल्ड किया गुड्स कस्टमर को, इट इज अ बिजनेस। तो मैंने वहां मेंशन किया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, गुड्स परचेज किया सेल करने के लिए, इट इज अ बिजनेस। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स को एक्सचेंज करना। अगर मेरे पास कोई चीज है मैं आपसे एक्सचेंज करता हूं, आगे मैंने मेंशन किया है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए जो काम किया जाए वो बिजनेस होगा। और आप एक माइंड में फिट कर लो, बिजनेस इन द टर्म ऑफ फाइनेंस। अगर बिजनेस हो रहा है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा। अगर फाइनेंस नहीं है, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ सर्विस। एम आई राइट? यस और नो? Exactly, yes. टीचर्स मोटिवेट नहीं हो रहे, बिजनेस हर कोई जानते हैं कि बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ये इंटरेस्टिंग, ये आप लोग अगर ठीक से देखोगे तो बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। अगर नॉर्मल किसी से पूछा जाए कि अगर तुम्हें बिजनेस करना हो, तो बिजनेस करना चाहे तो कितने टाइप का बिजनेस कर सकता है? मे बी वो 10, 15, 20, 25 हजारों एग्जांपल दे सकता है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये बिजनेस कर। लेकिन नॉर्मली आप लोग जान लो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करना चाहे तो वो सिर्फ 5 टाइप्स का बिजनेस ही कर सकता है, वो 5 ही टाइप का बिजनेस कर सकता है। और अगर कोई पब्लिक सेक्टर इन द सेंस गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस करना चाहे, इनकम कमाना चाहे, प्रॉफिट कमाना चाहे, तो वो सिर्फ 3 टाइप का ही बिजनेस कर सकता है। अब ये काफी कंफ्यूजन है, आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने लिखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैंने लिखा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अभी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, मैंने प्राइवेट सेक्टर को आगे क्लासिफाई किया है। पहला टर्म मैंने लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, द सोल मीनिंग सिंगल and the proprietor meaning ownership, sole meaning single and proprietor मतलब ownership, a business which are owned, controlled and managed by single man। एक बिजनेस हो जिसे एक सिंगल मैन मैनेज करता हो, सारे एक्टिविटीज को वो अकेला परफॉर्म करने वाला है। बिजनेस के जितने भी डिसीजन हो, जितने भी मैनेजमेंट हो, वो अगर अकेला परफॉर्म करता है तो उस बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो रिसीव करने वाला अकेला है, इट इज अ सिंगल ओनर सोल। और अगर बिजनेस में लॉस हो तो वो लॉस भी इंडिविजुअल का ही, सिंगल का ही हो। तो ये बड़ा इजी बिजनेस है, इसको हम लोग पहले पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एक नया बिजनेस है, आप लोग सभी को मे बी फर्स्ट टाइम सुनो, और यहाँ लिखा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब यहाँ एक आप टर्म देख पा रहे हो हिंदू, इसका ये मतलब है ये बिजनेस हिंदू ही कर सकते हैं, तो कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन से परफॉर्म कोई भी हो, वो ये बिजनेस को कर सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर ये बिजनेस को कोई करना चाहे तो उसे 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अगर कोई भी 2 कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो ये बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। Condition number first, there are 2 members must be there in the business। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कोई करना चाहे तो कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है। अगर कोई अकेला हो और वो बिजनेस को करना चाहे तो नहीं कर सकता। इट इज अ फैमिली बिजनेस, कोई फैमिली के होंगे तो ही बिजनेस कर सकते हैं। द फर्स्ट मैन कॉल्ड कर्ता। हम लोग पुराने जमाने में, हम लोग अपने पास्ट में जाए तो हम लोग एक टर्म को बार बार यूज करते थे, मुखिया। कर्ता ऑल्सो नोन एज मुखिया। तो सबसे सीनियर होंगे वो मुखिया कहलाएंगे, और जो रेस्ट ऑफ मेंबर होंगे वो कहलाएंगे आपके को पार्टनर्स। को पार्टनर्स इन द सेंस जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है। अगर किसी फैमिली में 10 मेंबर है तो जो सबसे एल्डेस्ट होंगे इट इज कॉल्ड कर्ता, and rest of the member called co-partners। It is the first condition to join the business, join into family business. First, there are 2 members must be there in the business। The second condition, the property of an ancestor
अगर आपके पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसी से बिजनेस भी कर सकते हो। आप अपने ओन प्रॉपर्टी से ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपकी पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए और उससे बिजनेस करना चाहो तो ही ये बिजनेस परफॉर्म कर सकते हो। इट इज द ओल्डेस्ट बिजनेस ऑफ इंडिया। अब ये भी जान जाओ कि ये जो ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है। इसके लिए दो सिस्टम है। पहला सिस्टम का नाम है दया भागा सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम है मीता काशरा सिस्टम। दया भागा सिस्टम एंड मीता काशरा सिस्टम। दया भागा सिस्टम और मीता काशरा सिस्टम कोई टफेस्ट पार्ट नहीं है। इसको आप सिंपल वे से ये जान सकते हो, जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों मेंबर कर्ता हो सकते हैं। सबसे एल्डेस्ट जो होंगे वो फैमिली के मुखिया बन सकते हैं। इसी सिस्टम नोन एज दया भागा सिस्टम। और सिर्फ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर वो सबसे सीनियर होंगे वही कर्ता बन सकते हैं। इट इज कॉल्ड मीता काशरा सिस्टम एंड द मीता काशरा सिस्टम इज परफॉर्म्ड ओनली बाय वेस्ट बंगाल एंड ऑल ओवर इंडिया द सिस्टम इज परफॉर्म्ड बाय दया भागा सिस्टम। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप नॉर्मल बोला जाए कि जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the business carried on by all or any one of them acting for all। अगर कोई बिजनेस को दो तीन मिलकर परफॉर्म करते हैं और उसके जो प्रॉफिट होंगे वो आपस में शेयर करेंगे, या फिर उसमें से जो एक्टिव मेंबर होगा वो सारा प्रॉफिट उसका ही होगा, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम लोग फर्म के बारे में समझ के कंपनी के बारे में आते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग लीगल सेपरेट एंटिटी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल सक्सेशन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग और ये हमेशा चलने वाला है कॉन्ट्रैक्चुअल सक्सेशन और ये कभी एंड नहीं होगा। आप लोग ये भी समझ जाओ कि अगर कोई कंपनी का बिजनेस करता है तो बेसिकली इसमें परफॉर्म जो होगा वो शेयर मार्केट का बिजनेस होता है। अब एक टर्म आया शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? इस शेयर क्या होता है? ये हम लोग हमेशा अपने डेली लाइफ में सुनते रहोगे, किसी ने इतना शेयर परचेज किया, कोई कंपनी का इतना शेयर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर और यूनिट। Each number and units are called share। कंपनी के जो कैपिटल होंगे, कैपिटल सेंस पूंजी, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, वो कैपिटल को अगर हम स्मॉल नंबर और स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दे तो वो जो छोटे छोटे नंबर को हम देख पा रहे हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स को देख पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड शेयर। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर एक कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है तो जनरल पब्लिक कुछ कुछ पार्ट को परचेज कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड शेयर। एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 लाख का शेयर परचेज किया, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 3 लाख का, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, किसी ने 50 लाख का। तो ये जो नंबर आप देख पा रहे हो, इसी नंबर को हम बोलते हैं शेयर। शेयर 2 टाइप के होते हैं, हम लोग को जानना चाहिए। मे बी अभी आप में से कुछ इंटरेस्ट लोगे कि सर हम शेयर मार्केट का बिजनेस करना चाहें, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, तो कैसे करें? तो उनके लिए मैं बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। फर्स्ट वन इक्विटी शेयर, सेकंड वन प्रेफरेंस शेयर। अगर हम लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, और अगर प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। अब यहाँ पे तबाया डिविडेंड बोलोगे सर अगर हम शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो वहां से आपको तो प्रॉफिट होगा, आपने प्रॉफिट को चेंज करके डिविडेंड कर दिया। तो ये बेसिकली हम लोग को जानना चाहिए, अगर हम शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट होगा इट इज नॉट कॉल्ड प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। अगर हम शेयर मार्केट का बिजनेस करें और वहां से हमको कुछ अमाउंट अर्न हो तो वो हम प्रॉफिट नहीं कहते, वो हम डिविडेंड कहते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस, वैसे ही प्रॉफिट और डिविडेंड में डिफरेंस। अगर कोई बोले कि मुझे डिविडेंड अर्न हुआ है तो आप समझ जाओ उन्होंने शेयर मार्केट में बिजनेस किया है, वहां से पैसा कमाया। लास्ट, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से क्लियर होगा, कोऑपरेटिव, एक दूसरे का कोऑपरेट करना। कॉर्पोरेशन से बना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब सभी को क्लियर होगा, सोसाइटी इज नॉट अ अर्न प्रॉफिट, द नॉट प्राइम मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, द प्राइम मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑफ सोसाइटी टू गिव सर्विसेज। अगर हम कोऑपरेटिव बिजनेस करते हैं तो मेरा मेन मोटो, प्राइम मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा प्राइम मोटिव सोशल वेलफेयर है। लेकिन हाँ, सेकेंडरी मोटिव मेरा प्रॉफिट कमाना है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हाँ, पहला तो है कि हमको अपने समाज को, अपने सोसाइटी को डेवलप करना है, बट नॉट अ सिंगल अपने सोसाइटी को डेवलप करना है। सेकेंडरी मेरा टारगेट प्रॉफिट होगा तो ये बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है और बहुत सारे लोग मे भी इन फ्यूचर अपने सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना चाहें, तो वो जो बिजनेस को परफॉर्म करेंगे वो बिजनेस होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं पब्लिक सेक्टर में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग टीचर्स हैं, अगर इन फ्यूचर हम लोग को बिजनेस करने का मौका मिले, मेरे पास कहीं पर से अमाउंट अर्न हो जाए, मे बी मेरे पास 10 लाख आ जाए, 30 लाख, मैंने कुछ सेव किया है और मैं चाहूँ बिजनेस करना, बहुत सारे टीचर्स होंगे, अगर मैं बोल दूँ यहाँ से, जो भी टीचर्स आप लोग इंटरेस्टेड है आकर के अपने बिजनेस को बताएं, तो मे भी सारे टीचर्स यहाँ आ जाएंगे और वन बाय वन सारे टीचर्स अपने बारे में बोलेंगे कि मैं ये बिजनेस करना चाहूंगा। तो मैं उसे क्लासीफाई कर लिया हूँ, सभी को चांस नहीं मिल सकता है, तो मैं यहाँ नाम कॉल करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो टीचर्स यहाँ आए और अपनी बातों को रखें कि अगर उनके पास एक अमाउंट कहीं से आ जाए या उन्होंने सेव किया है तो वो कौन से बिजनेस को परफॉर्म करेंगे और वो अपने रीजन को भी देंगे, सर मैं ये बिजनेस किस रीजन से करना चाहूंगा। तो फर्स्टली मे आई कॉल राहुल सर, प्लीज सर आप अपनी बातों को बताएं। बेसिकली सर मैं चाहूंगा आप दो बातों को अपने साथ रखें। पहला, आप कौन सा बिजनेस करना चाहें। आप देख पा रहे हो प्राइवेट सेक्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कौन से बिजनेस को करना चाहेंगे और आप क्यों सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, आप अपनी बातों को रखें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे तो इस बिजनेस का उतना तो जानकारी नहीं है, बट अपने अनुभव से मैं कुछ जो भी आइडिया, इन 5 में से मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना अगर हो, सिर्फ मुझे एक ही का एक्सप्लेन करना है, तो मुझे एक सेलेक्ट करना है और एक के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको उसे सिलेक्ट करूंगा तो क्यों करूंगा। तो आई होप कि मैं जो सेलेक्ट करूंगा दैट इज सोल ओनरशिप, और ये मैं सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे पूरा फ्रीडम होगा। अगर मैं कोई एक फर्म, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें मैं अकेला एक ओनर हूं, मैं उसका एक अकेला मालिक हूं, तो इट्स ऑब्वियस कि किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग एक तरह से बोले, उस डिसीजन को मैं लेने में फ्री महसूस करूंगा। वेरियस सोर्सेस से अगर अपने बिजनेस को मैं ज्यादा बेहतर करना चाहूँ तो वेरियस सोर्सेस से मैं चीजों को एनालाइज करके मैं इस पे अपने बिजनेस में बेहतर करना चाहूँ। तो मेरा सिर्फ एक मोटो कि मैं सोल, अगर अभी तो मैं फिलहाल मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचर का है और आई लव दैट प्रोफेशन, और अगर इन केस कि मुझे बिजनेस करने का मौका मिले तो ऑब्वियसली आई विल चूज द सोल ओनरशिप।
और इस सोल अर्नरशिप में मैं इसलिए चूज करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें फ्रीडम मिलेगी बेहतर करने का। जितना मेरा एफर्ट होगा मैं खुद लगाऊंगा, बेहतर करूंगा और अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू राहुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। अगर मैं बिजनेस करना चाहूँगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को करना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छे से समझा कि पूरे बिजनेस का कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथों में होगा। मैं जैसा चाहूँगा वैसे बिजनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इससे अच्छा तो ऑप्शन ही नहीं। मैं इसी बिजनेस को सिलेक्ट करूँ। मेरे पास अगर पैसा है और मैं सोचता हूँ कि मैं उतने अमाउंट से बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं इस बिजनेस को सिलेक्ट करूंगा और वो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड सर। तो नेक्स्ट मैं फिर चाहूंगा कि एक लेडी टीचर आप आए। तो अभी तो मैं देख पा रहा हूँ सभी टीचर ने हाथ रेस कर दिया कि सर मैं आऊंगी। तो मैं नाम कॉल करता हूँ, मैं कॉल रूबी मैम। मैम प्लीज आप आए और अपनी बातों को रखें। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Now, अभी ने सर ने जो कहा बिजनेस के बारे में, now मैं भी अभी फिलहाल बहुत ही जल्दी मैं भी अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मुझे जो बिजनेस पसंद है वो है सोलो प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आप इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंस बिजनेस है। तो मेरा जो बिजनेस है एज मैं डांस क्लास खोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद की ऑनर रहूँगी उसमें। मैं जो चाहूँ वो मैं अपना पर्सनल अपना डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ। एंड इसमें मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से हो सकती है, बिकॉज ये मेरा खुद का होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने सेम बिजनेस को चॉइस किया, सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर कहने का मोटो बहुत अच्छा है कि विच कंट्रोल फुल्ली कंट्रोल बाय मी। मैंने भी यही सोचा फुल कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, तो मैं इस बिजनेस को क्यों ना सिलेक्ट करूँ। मुझे लगता है मैं और भी टीचर्स को अगर यहाँ इन्वाइट करूँ और बुलाऊँ तो सारे टीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर, सिंगल इंडिविजुअल इसी बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मैं अपने टीचर्स को बुलाऊंगा, उसे मैं एक बिजनेस का नाम ही दे दूँ। आप जितना जानते हो उतना ही बताओ, इसके बाद मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। मैं चाहूंगा तनवीर सर यहाँ आए, सीनियर मोस्ट टीचर तनवीर सर प्लीज। और तनवीर सर, मैं आपको बिजनेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसी बिजनेस के बारे में बोलेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मे भी आप इसी बिजनेस के बारे में बोले, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैं चाहूंगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट ना करके आप जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइक शेयर मार्केट इस बिजनेस को सिलेक्ट करें और आप ये बताएं कि अगर मेरे पास पैसा हो, अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना हो तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और अपनी बातों को रखें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज मी तनवीर अहमद। तो आज की टॉपिक हमारी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर सादुल हसन सर ले रहे हैं। तो उन्होंने कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया कि टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, जिनमें से सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप स्कीम, सेकंड है आपका जॉइंट सिंगल फैमिली बिजनेस स्कीम, पार्टनरशिप फर्म थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, इसके बाद उसके लास्ट में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो आई विल गो विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले मैं इनकी बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बेनिफिट्स क्या है। एज वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एरा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम जितने सारे इंडिया में अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारे स्टार्टअप्स का एक हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आप अपना एक बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं। कि इंडिया में रिसोर्सेज इतने सारे हैं कि उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम खुद की अपनी एक फर्म खोल करके, या फिर क्या कर सकते हैं कि बड़े फर्म है तो वहाँ पे अपने एक स्मॉल अमाउंट लगा करके हम जितने चाहे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द देखेंगे उस कंपनीज का जो प्रॉफिट है
उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे पहले वाली बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो उसमें तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपस में जॉइंट स्टॉक करके काम करती हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि वो ऑलरेडी नोन कंपनी है, दे हैव टू मच एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो अगर मैं उसकी स्टॉक्स लेता हूँ और उसके कुछ छोटे से पार्ट को लेकर देख रहा हूँ, उसकी प्रॉफिट्स को देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ बायजूस की कंपनी की बात कर रहा हूँ, या अनअकैडमीज की बात कर रहा हूँ, या मैं आप लोग नोन हो इससे अलग पांडे की कंपनी फिजिक्स वाला, तो इनके भी अगर मैं थोड़ी सी पोर्शन अगर लेकर के इनके अगर वो शेयर को बेचते हैं, उनके प्रॉफिट्स को अगर शेयर खरीद के देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी मॉडर्न एरा में क्या कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम लोग बहुत सारी कंपनी को देख रहे हैं, जैसे अभी एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो वर्ल्ड में जो टॉप क्लास में आती है, तो उनकी अगर शेयर लेंगे तो मुझे पता होगा कि अगर मैं इतना शेयर लेता हूँ तो उस कंपनी की जो प्रॉफिट होगी, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो शेयर होगा मेरा, उस शेयर के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉफिट होगी। तो लोग ज़्यादातर शेयर में इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई विल गो विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट so that I can earn the maximum profit of that particular shares. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने कितनी अच्छी बातों को रखा है। अगर मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं है, अगर मैं बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का, बिजनेस कोई और करे, इनकम मुझे हो, तो मैं चाहूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सारे बिजनेस का ओन वो करेंगे, कंट्रोल पूरा उनके हाथ में। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आप एज अ डिविडेंड उसको अर्न करेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई पब्लिक सेक्टर में होकर बिजनेस करना चाहे तो वो 3 टाइप का बिजनेस कर सकता है। फर्स्ट आप देख पा रहे हो लिखा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बिजनेस है, यूजुअली कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। आप जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, लाइक रेलवे, लाइक पोस्टल डिपार्टमेंट, लाइक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सारे जो बिजनेस होते हैं, इसको फुल ओन करने वाले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। इट इज अ बिजनेस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट आप बिजनेस को देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Statutory corporation is fully controlled by state government और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, इसको fully कंट्रोल करने वाले स्टेट गवर्नमेंट होंगे। पूरे डिसीजन पावर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। आप अगर जानना चाहो कि इसमें कौन-कौन से बिजनेस इंक्लूड है, तो मैं बोलूंगा जितने भी आप बैंकिंग सेक्टर को देखते हो, लाइक एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक है, ये आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आते हैं। अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर ले तो उसको जो सिविल सर्विसेज का जॉब मिलेगा वो आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आएंगे। और इसके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग के बिजनेस को पास किया जाए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट कंपनी। इट इज अ सिंपल लाइक अ स्टॉक कंपनी फुली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहें तो वो जो कंपनी का नाम होगा वो होगा गवर्नमेंट कंपनी। ये फुली शेयर मार्केट का बिजनेस है। जितना चाहे गवर्नमेंट के शेयर को परचेज कर सकते हैं। और आप एक चीज और जान लो कि अगर हम गवर्नमेंट के शेयर को परचेज करते हैं तो फ्यूचर में वो हम किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने शेयर परचेज किया है तो वो फुली मैं ही ऑथराइज्ड होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो मेरा होगा, लॉस होगा तो मुझे होगा, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि वो मैं ट्रांसफर करूँ किसी दूसरे के नाम पे तो फिर उसके भी आपसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब फाइनली बिजनेस सीखने के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए, बेसिक इन अकाउंटेंसी। और हम लोग अब यहाँ जानेंगे अकाउंटेंसी क्या। अकाउंटेंसी इज द समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू अ पर्टिकुलर हेड place at a one place. It records not only amount of transactions but their effect and direction. Accountancy is summary. Summary का मीनिंग आप लोग सभी जानते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम लोग एक शॉर्ट वे में रफली उसको मेंटेन करते हैं। इट इज अकाउंट्स। मैं एग्जांपल आपको दूं, आप बोलोगे सर मेरा स्ट्रीम कॉमर्स का नहीं है, मैं अकाउंटेंसी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं प्रूव करूंगा आप डे टू डे एक्टिविटी में अकाउंटेंसी को यूज करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने जनरल स्टोर से कुछ सामान मंथली परचेज करते हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आप जब जनरल स्टोर जाते हो तो वो मेंशन करता है आपने कौन सा परचेज किया। एट द सेम टाइम आप जब घर आते हो आप भी वो टाइम उसको मेंटेन रखते हो, मैंने इस दुकान से ये इस डेट में ये परचेज किया है, एक पार्टिकुलर डेट बनाते हैं, इस डेट में मैंने ये परचेज किया। इट इज अकाउंटेंसी, ये आपका अकाउंट। अगर आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हो तो बैंक में आप डिपॉजिट भी करते हो, आप विड्रॉल भी करते हो। आप बोलोगे सर मैं बैंक के ट्रांजेक्शन्स को घर पे मेंटेन नहीं रखता हूँ, लेकिन आप देखोगे जो बिजनेसमैन होते हैं तो बैंक के ट्रांजेक्शन्स को भी अपने बुक में मेंटेन रखते हैं, उसके लिए रजिस्टर मेंटेन रखते हैं जिसे वो कैश बुक बोलते हैं, और उसमें सारे बैंक के ट्रांजेक्शन को मेंटेन रखते हैं। आप कहोगे सर अगर मैं बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ तो उसके लिए तो मेरा पासबुक है, तो मेरे पासबुक में वो अप टू डेट होके आ जाएगा मैंने बैंक के साथ कितना ट्रांजैक्शन किया है। फिर मैं उसके लिए सेपरेट बुक क्यों बनाऊं, सेपरेट रजिस्टर क्यों बनाऊं कि मैंने कौन से डेट में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना अमाउंट विड्रॉवल किया। तो थोड़ा आपको सुनने में अजीब सा लगेगा बट ये सच है। अगर मैंने बैंक में अकाउंट 10,000 डिपॉजिट किया और मेरा कैश बुक जो मेरा रजिस्टर है, अगर नॉर्मल रजिस्टर कहा जाए कैश बुक को, तो वहां भी मैंने 10,000 मेंटेन रखा, 10,000 क्रॉस कर दिया चढ़ा। लेकिन जब मैं पासबुक को आपको डेट कराऊंगा तो वहां पर अमाउंट आपका 900 रुपए है, 9,000 रुपए है। अगर मैं 10,000 रुपए की सपोज कर लेता हूँ 9,000। अब आप यहाँ बोलोगे सर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 और यहाँ बैंक मुझे शो कर रहा है 9,000, ये कैसे होगा? तो आप जानते हो कि बैंक बहुत सारे चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, लाइक बैंक चार्जेस, लाइक आपने एटीएम लिया है उसका चार्जेस, लाइक आपने कुछ फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपका और आपके अकाउंट से बहुत सारा पेमेंट कट रहा है, वो फैसिलिटी का प्रॉब्लम, आपको चेकबुक इशू किया गया उसका प्रॉब्लम, तो उसको वो मेंटेन काटेगा ना आपका अकाउंट। तो आपका बुक आप जो घर पे मेंटेन रखते हैं वो 10,000 मेंटेन कर रहा है, लेकिन आपका पासबुक कितना मेंटेन करेगा 9,000। इसको मैनेज करोगे ना, ये अकाउंटेंसी है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपने 10,000 डिपॉजिट किया, जब आप पासबुक आपको डेट कराओगे आपका रजिस्टर शो कर रहा है 10,000, लेकिन जब आप पासबुक में देखोगे तो आपका वहां शो करेगा लाइक 11,000। फिर से यहाँ पे पूछ सकते सर मैंने रजिस्टर में 10,000 मेंटेन किया, अब मेरा बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 11,000 क्यों दिखा रहा है? तो उसके लिए आप फिर से चेक करोगे, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप जब देखोगे वहां पे तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक प्रोवाइडेड यू इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट है वो तो आपने अपने बुक में आपने अपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया, अब आप उसको मेंटेन करोगे। दीज आर अकाउंट्स। अब तो जो अकाउंट्स नहीं भी जानते फिर भी वो अकाउंट्स की सारे काम को अपने घर में बैठ के करते हैं। आगे मैंने लिखा है इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अकाउंट्स में सिर्फ ट्रांजैक्शंस के अमाउंट को नहीं लिखेंगे, साथ ही हम ये भी मेंटेन करेंगे कि मेरा डायरेक्शन क्या है, बिजनेस में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यूअस कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो ट्रांजैक्शन तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बट इन फ्यूचर इससे मुझे प्रॉफिट लंबे टाइम तक होगा या नहीं होगा, ये भी देखने के लिए मैं अकाउंटेंसी के काम को करूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक नया टर्म यहाँ अकाउंटेंसी से ही आया है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक को रखना, बुक कीपिंग। अब इसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंट्स के प्रोसेस में कैसे समझेंगे? मैंने यहाँ लिखा है बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को किसी बुक में, किसी कॉपी में, किसी रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग। मैंने यहाँ फिगर भी बनाया है, एक बुक का फिगर आप देख पा रहे हो और यहाँ पर बना लिखा है इट इज अ सिंपल प्रोसेस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड सर। अकाउंट समझने के बाद, अकाउंटेंसी समझने के बाद, बुक कीपिंग समझने के बाद एक टर्म आया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग,
summarizing and reporting the financial information for correct decision making in the business. Accounting is an art. Accounting is a science. मैं ये कहूँगा अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। अब आप कंफ्यूज करोगे सर साइंस और आर्ट, यहाँ पर ये साइंस क्यों कहा गया है, आर्ट क्यों किया? मैंने आर्ट्स को मेंशन किया, लेकिन साइंस मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन साइंस भी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है? किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज के बारे में स्टडी करना, इट इज अ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का सेम प्रोसेस होता है जो आर्ट्स में होता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। अकाउंटिंग इज अ साइंस। साइंस में आप लोग जानते हो, हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं लंबे टाइम तक, उसके बाद उन चीजों को करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी सेम प्रोसेस हो, इसलिए अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। क्लासिफाई करना, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, इट इज अकाउंटिंग। समराइजिंग, ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू करेक्ट डिसीजन मेकिंग, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक रिपोर्ट बनाना जिससे इन फ्यूचर हम फाइनेंशियल डिसीजन करेक्ट फॉर्म में ले पाए, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ही वाज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। अब नाम देख पा रहे हो, लिखा है लूका पासोली। ही वाज नॉट एन इंडियन मैन, he was living in Italy। आप जो देख पा रहे हो लूका पासोली को, ये इंडियन नहीं थे, ये इटली में रहते थे, इसलिए इनको हम लोग इटालियन मैन बोलते थे। और इन्होंने ही अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का इन्वेंशन किया था। और आप ये जान लो कि जो लूका पासोली है, इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी बोला जाता है। ये पहले थे जिन्होंने अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग या बुक कीपिंग के बारे में बताया था। इन्होंने 1497 में अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग ये हो। और आप ये जान लो कि किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने से पहले कुछ माइंड में चलता है कि मैं किसी चीज़ का इन्वेंशन कैसे करूं। तो इनके जो दिमाग में वे चल रहा था कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्या होता है, तो वो वे था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया। द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ सिंपल प्रोसेस। द सम ऑफ ऑल डेबिट आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्रेडिट। अब यहाँ से एक नया टर्म आया, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये इंडियन नहीं थे, ये इटली के रहने वाले थे, इटालियन मैन। तो इन्होंने बहुत सारे टर्म को ऐसा यूज़ किया जो इंडियन नहीं, जो इटालियन टर्म। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट आप देख पा रहे हो, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ये आपके इटालियन टर्म है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि मैंने बताया कि लूका पासोली ने जो अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया, उनके जो दिमाग में जो वे चल रहा था, जिस वे के अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेंट किया, उस वे का नाम था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और इसका सिंपल सा मीनिंग है, द सम ऑफ ऑल डेबिट आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्रेडिट। बिजनेस में जितने भी डेबिट होंगे वो बिजनेस में क्रेडिट के इक्वल होंगे। अब एक टर्म डेबिट एंड क्रेडिट, इसको थोड़ा सा हम जान जाए, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसमें ये टर्म हमको डेबिट एंड क्रेडिट सुनने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बैंक में 1000 रुपये अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, बैंक में 1000 रुपये डालता हूँ, तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर मैं बैंक से विड्रॉवल करता हूँ, तो बैंक से 1000 निकाल लेता हूँ, तो मुझे एक SMS आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, आपका अकाउंट 1000 से डेबिट कर दिया। तो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में, जनरल लाइफ में ये टर्म को बार बार सुनते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट। और मैंने पहले ही बताया, जो जितने भी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, वहीं ये टर्म को देखने को मिलेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर।
अब जैसा कि मैंने बताया, अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है, जैसे मैंने लिखा भी था, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये साइंस का प्रोसेस आ गया। साइंस में हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और अकाउंटिंग के लिए भी प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल को हम दो अप्रोच के थ्रू जानेंगे, पहला है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी समझते हैं, वो सब। स्लाइड आप देख पा रहे हो, लिखा है रूल ऑफ अकाउंटिंग मॉडर्न अप्रोच। ये अकाउंटिंग का रूल है, डेबिट एंड क्रेडिट को समझने का रूल है, जो आपका मॉडर्न अप्रोच। अब देख पा रहे हो, मैंने यहाँ फिगर बनाया, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। When liability, incomes and capitals increases, then credit. When liabilities, income and capital decrease, अगर liability, income और capital घट जाए तो वो आपका डेबिट है। अब एक टर्म है liability, हम लोग जानते हैं liability is a debt। liability एक तरह का उधार है। अगर किसी चीज मैंने किसी से पेमेंट पैसा लिया है, अब मुझे वो पैसा लौटाना है, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ माइन, वो मेरा लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी आपका इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट, वो आपका डेबिट होगा। मैंने एक और टर्म लिखा है इनकम। अब ये इनकम क्या होता है, तो मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, इट इज अ इनकम। जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, अगर उसको मैं अपने कॉस्ट से माइनस कर दूं, तो वो जो अमाउंट मुझे मिलेगा, वो अमाउंट को हम बोलते हैं इनकम। और इनकम इज द सेम लाइक अ प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट। इनकम को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, मैंने कोई सामान को मैन्युफैक्चर किया 3 लाख रुपए में, मैं उसे सोल्ड करता हूँ 4 लाख रुपए में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ 3 अमाउंट इन्वॉल्व है, 4 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। 4 लाख इज अ रेवेन्यू। जो 4 लाख आप देख पा रहे हो, ये 4 लाख रेवेन्यू है। जो आप कॉस्ट देखे 3 लाख रुपए, इट इज अ कॉस्ट। अब जो बीच का पार्ट है, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, इट इज अ इनकम। 1 लाख रुपए जो यहाँ पर अमाउंट है, ये आपका इनकम कह रहा है। और आप देख पा रहे हो, व्हेन इनकम इंक्रीजेस देन क्रेडिट, डिक्रीजेस देन डेबिट। लास्ट पार्ट कैपिटल। कैपिटल इज अ अमाउंट ऑफ मनी विच आर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जिसको आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों से मुझे सुनते होंगे, मैंने इतना पूंजी इस बिजनेस में लगा दिया। When capital increases, then credit, decrease, then debit. ये आप डेबिट एंड क्रेडिट को समझ रहे हो। डे टू डे एक्टिविटी में बार बार ये टर्म यूज होगा आपके, और सुनते भी हो, तो और कुछ और डिटेल वे में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हो, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। When assets increases, then debit, decreases, then credit. When expenses increases, then debit, decreases, then credit. अब एक टर्म आया assets. Assets is anything or property. Assets कुछ भी हो सकता है, like property, जिसको हम फ्यूचर में सोल्ड कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर कोई चीज मेरे पास है, उसको फ्यूचर में हम सोल्ड कर सकते हैं, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स। और एसेट जब भी आपका बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डेबिट, और घटता है तो वो होता है क्रेडिट। एक और टर्म मैंने लिखा है यहाँ पर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट, एक्सपेंस अ खर्च। एक्सपेंसेस एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंसेस एक तरह का कॉस्ट है। अगर हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज करे तो वो डेबिट होगा, और डिक्रीज करे तो वो क्रेडिट होगा। इट इज अ मॉडर्न अप्रोच। अगर कोई मॉडर्न अप्रोच से जानना चाहे कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, तो उसे ये समझना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, golden rule of accounts. There are 3 types of accounts: personal account, real account and nominal account. Accounts 3 टाइप के होते हैं, और अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट को ट्रेडिशनल अप्रोच से समझना चाहें, तो उसके लिए आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल को क्लियर करना होगा। पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। पर्सनल अकाउंट आप कोई भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है लाइक स्कूल, कॉलेजेस,
एंड पार्टिकुलर पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अगर हम रिसीव करते हैं तो वो डेबिट होगा, और अगर हम पे करते हैं जो देने वाले होंगे तो वो क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स। अभी इससे पहले स्लाइड में हम लोग जान चुके हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स इज एनीथिंग और प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रॉपर्टी, इसको हम फ्यूचर में सोल्ड कर सकते हैं। व्हेन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, व्हेन डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर क्या आएगा वो डेबिट होगा और क्या जाएगा मेरे पास से वो क्रेडिट होगा, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए एसेट्स से। लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। Nominal account is account which are related to expenses, losses, profit and income। और ये सारे टर्म को हम लोग मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। आई होप मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच, गोल्डन रूल, एडिशनल अप्रोच के बारे में बताया और डेबिट एंड क्रेडिट को समझना। ये मेरा अकाउंटेंसी का प्रोसेस था और हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में ये टास्क को परफॉर्म करते। नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना, बातों को समझा। थैंक यू। Very wonderful session, sir. Thank you, sir. We learn lot from you. और उम्मीद करते हैं कि सब ने आज हम लोगों ने कुछ ना कुछ अकाउंटेंसी के बारे में सीखा होगा। All the teachers are requested to collect your certificate day after tomorrow from school office. Thank you all.